हेलो गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बचे हुए रूल्स पर आधारित है। पिछली वीडियो में आप 7 रूल्स पढ़ चुके हैं। आज उसके बाद हम रूल्स को देखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग और किन किन जगहों पर कैसे किया जाता है। तो आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। तो रूल नंबर 8, यानी कल 7 था, आज 8 देखते हैं। रूल नंबर 8 देखेंगे। 2-3 शब्द ऐसे होते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक तरह से कह लो वो सेंटेंस ही हैं लेकिन क्लॉज के रूप में आते हैं। जैसे आप यहाँ पे कह लीजिए इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, या इट इज़ अबाउट टाइम। अगर ये कहीं पर आपको मिल जाए, वैसे तो इसमें वर्ब भी आई हुई है, इसको जब इसमें सेंटेंस में हम लिखेंगे तो एक क्लॉज के रूप में हो जाएगा। तो इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, ऐसा कहीं पर आपको मिल जाए तो इनके बाद आने वाला जो क्लॉज होगा वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। ओके, तो देखिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लिखेंगे इट इज़ टाइम ही स्टार्टेड प्लेइंग। ध्यान दीजिएगा, इसका अर्थ ऐसे भी होता है इट इज़ टाइम ही स्टार्टेड प्लेइंग, तो यही समय है जब उसने खेलना शुरू किया। वैसे अर्थ तो ऐसा आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो खाली जगह देख रहे हो यहाँ पे आप दैट का भी प्रयोग कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आप दैट का भी प्रयोग कर सकते हो और दैट लगाने के बाद यह यानी अब समय आ गया है कि उसे खेलना शुरू कर देना चाहिए। कुछ भाव इसमें ऐसे आता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो सेंस आता है ऐसे, समय आ गया है अब उसे खेलना चाहिए। हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम, हाई टाइम कहीं पर अगर आ जाए तो मतलब बहुत समय बीत चुका है। हाई टाइम का मतलब एक निगेटिव सेंस में है, याद रखिएगा। जैसे हार्ड टाइम चल रहा है, मेरा टाइम बहुत हार्ड चल रहा है, मतलब समय बहुत ख़राब चल रहा है। मतलब अगर इट इज़ हाई टाइम कहीं पर आ जाए तो इसका मतलब होगा बहुत देर हो चुकी है, अब मुझे काम शुरू कर देना चाहिए। इट इज़ अबाउट टाइम, यानी बिल्कुल अब समय हो ही गया है, अब मुझे तनिक भी लेट नहीं करना चाहिए, ऐसा सेंस इसमें आता है। तो कहीं पर इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, ऐसे आपको क्लॉज के रूप में मिल जाए। वैसे तो ये सेंटेंस है लेकिन पूरा सेंटेंस नहीं है, इसलिए मैं क्लॉज बोल रहा हूँ। ऐसे मिल जाएँ तो आप बाद वाला जो क्लॉज होगा, ध्यान दीजिएगा, ये बाद वाला जो क्लॉज होगा यहाँ वह होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या सिंपल पास्ट में। ओके, तो इन तीनों को आप याद रखिएगा, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम। इसके बाद हम देखते हैं रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 देखते हैं। आप जानते ही हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस के डबल क्लॉज वाले सेंटेंसेस में किया जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में डबल क्लॉज वाले सेंटेंसेस आते हैं जिसमें आपको 2 क्लॉजेज मिलेंगे, एक तरफ पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो ध्यान दीजिएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में जो डबल क्लॉजेज वाले सेंटेंस आते हैं उनमें एक काम तो होता है पहले, ठीक है, जो काम पहले होता है उसको हम प्रीवियस एक्शन कहते हैं, उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। और जो उसके बाद आने वाला काम होता है, यानी एक काम समाप्त हो गया उसके बाद दूसरा समाप्त होगा उसके जस्ट बाद, तो वह होता है सब्सिक्वेंट एक्शन होता है। इसका मतलब उसके बाद आने वाला कार्य होता है, ठीक है। तो इसको हम करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ध्यान दीजिएगा, डबल क्लॉजेज वाले जो सेंटेंस होते हैं, डबल क्लॉज, ठीक है, डबल क्लॉजेज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस के जो डबल क्लॉज वाले सेंटेंसेस होते हैं उनमें अब ध्यान दीजिएगा, द पेशेंट, ऐसे खूब आप लिखते हो, द पेशेंट हैड डाइड before the doctor
केम। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है लेकिन इसमें डबल क्लॉज आया है। देखिए, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। डॉक्टर के, अब ध्यान दी या बिफोर लगा है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो पहले काम कौन सा हुआ है? द पेशेंट हैड डाइड, यानी पहले मरने का काम हुआ है। ध्यान दीजिएगा, रोगी मर चुका था, डॉक्टर आ भी न पाया था। देखिए, डॉक्टर के आने से पहले, यानी ये काम अभी बाद में होने वाला है। रोगी मर चुका था, यानी रोगी पहले ही मर चुका था। तो जो काम पहले होगा उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में, जो काम बाद में होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। इसको याद रखिएगा। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। बिफोर द डॉक्टर केम द पेशेंट हैड डाइड, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहें तो इस बिफोर द डॉक्टर केम को यहाँ लिख सकते हैं, बिफोर द डॉक्टर केम। देखिए, यहाँ मैंने सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ओके। यहाँ पे मैंने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखा है और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, बिफोर द डॉक्टर केम द पेशेंट हैड डाइड। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे लिख लूँ, बिफोर यू रीच, यानी तुम्हारे पहुंचने से पहले, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ठीक है, तुम्हारे पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, रेलगाड़ी जा चुकी थी। तो पहले काम कौन सा हुआ है? ये वाला, तो ये होगा प्रिंसिपल क्लॉज। ये वाला बाद में हो रहा है तो यहाँ पे ईडी लगाएंगे, पास्ट टेंस है, तो ये आपका हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। ध्यान दीजिएगा, बिफोर यू रीच्ड द ट्रेन हैड लेफ्ट, तुम्हारे पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। तो ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज कहलाता है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। इसे मुख्य उपवाक्य कहते हैं, इसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। दोनों मिलकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, ओके। यहाँ पर आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज द डॉक्टर केम वाला क्लॉज है, और ए वाला जो है प्रिंसिपल या मेन क्लॉज है। तो ये भी आपका एक सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज को मिला करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना है। तो बस इतना आपको ध्यान देना है। डबल क्लॉजेज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस के जो डबल क्लॉजेज वाले सेंटेंसेस आते हैं, उनमें जिसमें काम, यानी जिस क्लॉज में काम पहले होता है उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, अर्थात सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जो काम बाद में होता है बिफोर लगा करके उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, अर्थात सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब करते हैं, ओके। तो ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस तरह से भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए, यहाँ पर किया गया है और यहाँ पर किया गया है। आगे रूल देखते हैं, ये हो गए रूल नंबर 9। इसके बाद भी कुछ और हैं जो मेन होगा, जो मुख्य है, मैं उसको आपके सामने बता देता हूँ। आप कभी कभी देखते होंगे, 9 हो गया, ये हो गया रूल नंबर 10। अब ध्यान दीजिएगा, आप इसका भी प्रयोग करके यूज्ड टू और वुड, ध्यान दीजिएगा, इसका भी प्रयोग करके आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस बनाते हैं। ये आप जानते ही हैं, यूज्ड टू यहाँ पर कौन सा है? सेकेंड फॉर्म है। यहाँ पे भी कौन सा है? सेकेंड फॉर्म है। किसका सेकेंड फॉर्म है? विल का। ये विल का पास्ट रूप होता है। ये यूज्ड टू हमेशा पास्ट टेंस को बताता है। ध्यान दीजिएगा, ये मॉडल भी होता है, ये भी मॉडल होता है, आप भी जानते हो। तो ये जो है, ये वाला विल का वुड, ये पास्ट टेंस में आता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आता है, लेकिन कहीं पास्ट टेंस का सेंटेंस होगा। और इनसे एक चीज़ याद रखना, हैबिचुअल एक्शन का पता चलता है। हैबिचुअल एक्शंस, हैबिचुअल एक्शंस का मतलब होता है आदत संबंधी कार्य। कोई आदत संबंधित कार्य अगर होंगे तो उसके लिए हमेशा यूज्ड टू और वुड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यूज्ड टू, हाँ, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप एक दूसरे का प्रयोग कर सकते हो। वैसे एक कंटिन्यूड एक्शन को दिखाता है, यानी बीते हुए समय के अगर कोई कंटिन्यूड एक्शन हो, लगातार बहुत दिनों तक जारी रहे हो, बहुत समय तक जारी रहे हो, तो वहाँ यूज्ड टू का प्रयोग होता है। और वुड का प्रयोग जो डिसकंटिन्यूड हो, यानी कुछ समय तक जारी रहा हो फिर बंद हो गया हो, बहुत ज़्यादा दिन तक, लंबे समय तक न चला हो, तो वहाँ पर वुड का प्रयोग करते हैं। वैसे नॉर्मली हम दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर लिख दें,
ऐसे ही यूज्ड टू गो टू स्कूल ऑन फुट इन, या ड्यूरिंग लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ड्यूरिंग हिज स्टडी टाइम। देखिए, ही यूज्ड टू गो टू स्कूल ऑन फुट ड्यूरिंग हिज स्टडी टाइम। वह अपने अध्ययन समय यानी अध्ययन काल के समय जब वो पढ़ रहा था के दौरान पैदल विद्यालय जाया करता था। यहाँ पे देख रहे हैं आप, यूज्ड टू का प्रयोग किया जाएगा। ये हमेशा सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, यह हमेशा पास्ट टेंस को डिनोट करता है। ये उसकी आदत है कि जब भी वह पढ़ रहा था, उसके पास साइकिल या कोई अन्य साधन नहीं था, वह हमेशा विद्यालय पैदल जाया करता था। यह उसकी आदत है। आप चाहें तो यहाँ यूज्ड टू के बदले आप यहाँ पर इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, ही वुड। ठीक है, ही वुड गो टू स्कूल, बाकी वही लिख सकते हैं, ही वुड गो टू स्कूल ऑन फुट ड्यूरिंग हिज टाइम। और आप चाहें इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ही डायरेक्ट गो को आप वेंट में कर दीजिए, ही वेंट टू स्कूल। ठीक है, ये भी सही है। अब जरा गौर से देख लीजिएगा, मैंने क्या बताया, यूज्ड टू का प्रयोग और वुड का प्रयोग बीते समय की आदत संबंधित कार्यों को दिखाने के लिए किया जाता है। ओके, यह जो होता है लंबे अवधि की आदत को दिखाता है, यह जो होता है शॉर्ट डिस्कनेक्टेड, ठीक है, रुक रुक कर, जो कभी हुआ कुछ समय तक फिर उसके बाद बंद हुआ फिर आगे हुआ, ऐसे ये लगातार होता है। वैसे बिना अंतर के इनका प्रयोग हम कर सकते हैं, दोनों पास्ट टेंस में यूज़ किए जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ही यूज्ड टू गो टू स्कूल ऑन फुट ड्यूरिंग हिज स्टडी टाइम। वह अपने अध्ययन काल के समय या दौरान, ड्यूरिंग इस दौरान स्कूल पैदल जाया करता था। ध्यान दीजिएगा, यूज्ड टू जाया करता था, यह भी सेंटेंस सही है। अब देखिए यहाँ सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गया, चूँकि टू आया है, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, इन्फिनिटी टू है। अगर इसको दूसरे रूप में बनाओगे तो यूज्ड टू के बदले आप किसका प्रयोग कर दो, वुड का प्रयोग कर दो, और यहाँ गो अपने जगह रहेगा ही। ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों पास्ट टेंस हैं। अगर आप चाहो कि इसको तीसरे रूप में भी बना सकते हो तो आप ये जो गो शब्द आया हुआ है यहाँ पे, गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसको सेकेंड फॉर्म बना दीजिए और यूज्ड टू को और वुड को हटा दीजिए, यह भी सेंटेंस सही होगा। वह अपने अध्ययन काल के समय विद्यालय पैदल जाता था, जाया करता था, जाया करता था, जाता था। तो इन दोनों शब्दों का प्रयोग करके भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को बनाते हैं। ओके, अब ध्यान दीजिएगा इनका प्रयोग कैसे होगा। अगर इसका प्रयोग दिया होगा कहीं पर, इसका अगर प्रयोग कहीं पर दिया होगा तो आपको ये टू यहाँ पर मेन वर्ब से पहले मिल सकता है। ध्यान दीजिएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या किसी भी टेंस में किसी भी मेन वर्ब से पहले अगर टू आता है तो वह इन्फिनिटी टू कहलाता है। और इससे ये जो गो लगा हुआ है इसको आप कभी चेंज नहीं कर पाएंगे, टू लगा है तो फर्स्ट फॉर्म ही आना है। लेकिन अगर यूज्ड दिया है, वहाँ पे यूज दिया है या फर्स्ट फॉर्म दे दिया यूज या यूज, तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे टू लगा हुआ है तो यूज्ड का ही प्रयोग होगा। ओके, और वुड तो नॉर्मल ही है, इसका फर्स्ट फॉर्म दे देगा और इसका भी फर्स्ट फॉर्म दे देगा। मैं एक्सरसाइज में बताऊंगा कि किस प्रकार से आ सकता है। तो ये हो गया रूल नंबर 10, इनका भी प्रयोग करके पास्ट इंडेफिनिट टेंस सेंटेंस को बनाया जाता है। आइए इसके बाद हम नेक्स्ट रूल को देखते हैं कि नेक्स्ट रूल्स और कौन से इसमें अभी बचे हैं। कभी कभी आप देखते हैं कुछ ऐसे सपोजिशनल सेंटेंस होते हैं, जैसे सपोजिशनल आप जानते ही हैं, सपोजिशनल सेंटेंसेस। सपोजिशनल सेंटेंस का मतलब होता है जो कल्पना पर आधारित हो, जिनको माना जाए, जो इमेजिन किए जाएं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इमेजिन जिस पे किया जाए, जो सही में घटित होते नहीं हैं, उनमें भी हम इसमें अब लगभग में उसमें ऐसे पाओगे एज इफ, ठीक है, एज दो, ऐसे कुछ आपको मिलेंगे शब्द। ठीक है, वी विश, दे विश,
यू विश, सॉरी विश है, ये आपका हो गया। आई विश, ही विशेस, ही सी नेम, यहाँ पे कोई भी नेम आ सकता है, प्लस विशेष सिंगुलर कोई नाउन है, ऐसे कोई कहीं पर मिल जाए आपको ETC। तो इसमें क्या होता है, ये सपोजिशनल होते हैं, इनमें केवल कल्पना की जाती है, यानी सच्चाई से इनका कोई लेना देना नहीं होता है। ऐसे सेंटेंसेस में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे ही टॉक्स, मान लो ही टॉक्स एज इफ ही वर माय मास्टर। देखिए, ही टॉक्स एज इफ ही वर माई मास्टर, वह ऐसे बात करता है, वह एज इफ माने मानो कि, वह ऐसे बात करता है जैसे मानो कि वह मेरा मालिक हो, वह मेरा स्वामी हो। जैसे उदाहरण के तौर पे आप दूसरा सेंटेंस लिख सकते हो। दूसरे सेंटेंस में हम लेंगे तो कर सकते हैं, जैसे आई विश आई वर द PM ऑफ इंडिया, ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आई विश आई वर द PM ऑफ इंडिया, मैं चाहता हूँ कि मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ, या काश मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ। ऐसे ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ आपको यहाँ देखने वाली बात है, समझने वाली बात है, ये होते हैं सपोजिशनल शब्द हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ जो यू विश, आई विश, ही सी नेम, विशेष आया, वी विश, दे विश, इनका मतलब काश भी होता है, इनसे इच्छा का भाव प्रकट होता है। विश माने चाहना या इच्छा, इसका मतलब काश होता है। देखिए, काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, काश मैं भारत का प्रधानमंत्री बन जाऊं, ऐसा संभव नहीं है, ये कल्पना करते हैं केवल। तो इसमें होता क्या है, सपोजिशनल जो सेंटेंस होते हैं उसमें चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, ध्यान देना यहाँ पे सिंगुलर है, चाहे सिंगुलर हो, वैसे तो आई के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है, ही के साथ भी वाज का प्रयोग किया जाता है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे चाहे प्लूरल, उन दोनों के साथ आपको वर का प्रयोग करना है। इस बात को कान खोल के सुन लीजिए आप, किसका प्रयोग करना है, वर का प्रयोग करना है। आप कभी वास का प्रयोग नहीं करेंगे। सपोजिशनल सेंटेंस में जब भी आप बात, यहाँ पे बात सपोजिशन की होगी, इमेजिनेशन की होगी, ठीक है, इमेजिनेशन की होगी, तो आप वहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट आएंगे चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, आपको नहीं देखना है, आपको डायरेक्ट किसका प्रयोग कर देना है, वर का। वर गलत लगेगा कि यहाँ पर वर तो गलत है सर, यहाँ पर एक वचन करता ही आया हुआ है और आप यहाँ पर वर लगा रहे हैं, वॉज लगना चाहिए था। आई के साथ वाज का प्रयोग ऑलरेडी होता है, लेकिन नहीं, मैं आपको बता दूं यह काल्पनिक होते हैं, कल्पना पे आधारित सेंटेंसेस होते हैं, इसलिए इनके साथ ही सी इट नेम, चाहे एक वचन करता हूँ, आई दे यू वी, चाहे जो भी हो, बहुवचन के हों, सबके साथ वाज का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे ऐसे भी हो सकते हैं, इफ़ आई वर द PM ऑफ इंडिया आई वुड मेक, ठीक है, गुड डिसीजन। यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ तो मैं अच्छे अच्छे फैसले लूँ, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री होऊंगा तब न लूँगा। इसमें कल्पना है, इफ़ आई विश, कल्पना, इसमें ऐसे ऐसे कल्पना कर लिए जाते हैं, काश मेरे पास पंख होते हैं तो मैं हवा में उड़ जाता। इफ़ आई वर बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता तो क्या होता, यदि मैं एक चिड़िया होता तो क्या होता, यदि मैं एक पहाड़ होता तो क्या होता। ऐसे कल्पना करेंगे जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ऐसे शब्दों के साथ हमेशा आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग अगले आने वाले सब्जेक्ट के साथ करेंगे। जैसे आप इफ़ वाले मैंने बताया ही था, जैसे इफ़ वाला आपने पढ़ लिया था, इफ़ आई विकेम, देखो यहाँ पे इफ़ आई विकेम, यदि मैं बन जाऊँ, इफ़ आई विकेम अ किंग, यदि मैं एक राजा बन जाऊँ या बन जाता, तो आई वुड गुड, चाहो तो आप यहाँ पे टेक गुड डिसीजंस,
ठीक है। इफ़ आई बिकेम अ किंग आई वुड टेक गुड डिसीजंस, मैं एक राजा बन जाऊँ तो मैं अच्छे अच्छे फैसले लूँ। अब यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, ये वुड, ये सेकेंड फॉर्म है, ये भी सेकेंड फॉर्म है। ठीक, ऐसे सेंटेंस इफ़ भी आता है, इफ़ वाला मैंने वैसे आपको बता दिया था कंडीशनल सेंटेंस में, इफ़ वाला मैंने बताया था वही वाला है। तो ऐसे सेंटेंसेस में आप ध्यान देना, जो शब्द मैंने लिखे थे उनको भी ध्यान देना। इनमें हर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का प्रयोग होता है, इनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता है, ये सपोजिशनल होते हैं, यह इमेजिनेशनल होते हैं, इनमें इमेजिन किया जाता है। ठीक है, इसमें तनिक भी आपको वास्तविकता नहीं मिलेगी, कल्पना ही कल्पना मिलेगी। जो वाक्य बोलना है आप बोल दो। काश मेरे पास इतनी ताकत होती कि मैं पहाड़ को पीछे को ढकेल देता। लो भाई, काश मेरे पास इतना पैसा होता कि मैं पूरी दुनिया को खरीद लेता। ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं, क्योंकि बोलने के लिए आप कुछ भी बोल सकते हो, बोलने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। ये एक तरह से कह सकते हो कि अतिशयोक्ति है, अतिशयोक्ति हद से ज़्यादा। काश मेरे पास इतना पावर होता कि मैं सारे पानी को रोक देता, बाढ़ को रोक देता, चक्रवात को रोक देता, तूफान को रोक देता। ऐसा कभी संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर हमेशा दोनों प्रकार के सब्जेक्ट के साथ वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया रूल नंबर 10। इसके बाद भी कुछ ऐसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रूल्स हैं जिनका प्रयोग आप अक्सर देखते हो। कंडीशन वाला मैंने बता ही दिया था, लेकिन जो मुख्य मुख्य रूल हैं, मैंने 10 रूल्स बताएं जो आपके पेपर में, जो कहीं पर भी एग्जामिनेशन हो जहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो लगभग में ये आपके हो जाएंगे। एक चीज़ ध्यान देना कि मैंने पिछली वीडियोज़ में रूल बताया था कि जो फ्रीक्वेंसी वाले एडवर्ब होते हैं, जो बारंबारता वाले एडवर्ब होते हैं, वो अगर कन्फ्यूज़न करें तो उन पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने ट्रिक बताया था उसी ट्रिक का प्रयोग कर दें, समस्या वही होगी। बाकी आपको हर जगह एडवर्ब, हाँ कुछ ऐसे भी जैसे रूल्स हैं, मान लीजिए सपोज दैट मैं रूल नंबर 11 की बात कर दूँ। 11 वैसे नॉर्मली मैंने इंपॉर्टेंट जितने रूल हैं सब बता दिए। ऐसे ही कोई पास्ट टेंस में घटित होने वाले एक्शन हो, कोई पास्ट टेंस में, जैसे सी मेट मी लास्ट संडे। अब मान लीजिए ऐसे हो गया, सी मेट मी लास्ट संडे, वह मुझसे पिछले संडे को मिली, रविवार को मिली। अगर यहीं पे फुल स्टॉप लगा दें सी मेट मी, तब भी सेंटेंस सही है, गलत नहीं है। अगर यहाँ पे सी मेट मी हो, लास्ट संडे ना आया हो, तब भी सेंटेंस सही है। लेकिन आपके पेपर में अगर आएगा भरने के लिए सी डॉट 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 मी और उधर ब्रैकेट में मीट दिया फर्स्ट फॉर्म, तब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को वरीयता देनी पड़ेगी। अगर ये नहीं दिया हुआ है ऐसे और यहाँ पे खाली दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका खाली दिया हुआ है और यहाँ पे मीट दिया हुआ है, तो आपको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही वरीयता देना पड़ेगा, यहाँ मीट्स लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पर कोई एडवर्ब दे ही दिया, लास्ट संडे इसने दे दिया था यहाँ पे, सपोज दैट कोई भी एडवर्ब, तो आपको यहाँ पर सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना पड़ेगा, जो कि सही होगा। बात समझ रहे हैं ना? तो फ्रीक्वेंसी वाले एडवर्ब्स को थोड़ा सा आप ध्यान देना, और जो मेन एडवर्ब्स हैं जैसे लास्ट हो गया, यस्टरडे हो गया, कुछ निश्चित इन प्लस ईयर हो गया, इन प्लस सीजन हो गया, ऐसे तो आप वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करेंगे। तो पास्ट की आदत हो सकती है, कोई टाइम नहीं होगा, पीछे कोई एडवर्ब नहीं दिया होगा, तब भी हम कर सकते हैं। न यस्टरडे हो, ठीक है ना, तो प्रीवियस डे हो, न डे अदर डे हो, ठीक है ना, द डे बिफोर यस्टरडे हो। ढेर सारे जो एडवर्ब पास्ट के होते हैं, जैसे आई बॉट अ कार, नॉर्मल ऐसे देखो, ऐसे भी सेंटेंस आ सकता है, गलत नहीं है, सेंटेंस सही है। लेकिन अगर सेंटेंस आपके पेपर में आता है तो वहाँ प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। तब अगर ऐसे आएगा तो आप बॉट ऑन नहीं लगाएंगे, लेकिन ये सेंटेंस सही है। नॉर्मली आप बोलने के लिए आप बोलो मैंने एक कार खरीदी, ये मत बोलो कि मैंने कब खरीदी, टाइम नहीं दिया हो क्या, बाकी तो सही है। तो इस तरह के आप सेंटेंस पाते हो जो खाली पास्ट टेंस में घटित होने वाले होते हैं। पास्ट टेंस में इनका कार्य घटित हो गया और इनसे कुछ लेना देना नहीं है।
लेकिन आपके पेपर में जब आएगा तो वहाँ पर आप इसको बड़े सावधानी पूर्वक देख के लगाएंगे कि यहाँ एडवर्ब आया है कि नहीं आया है। तो इस प्रकार से ये थे कुछ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रूल्स ज़रूर समझ में आए होंगे। अगली वीडियो में हम आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इसी टेंस के कुछ एक्सरसाइज के रूप में सेंटेंसेस डालेंगे, ठीक है, और उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि हम पेपर में उसको कैसे हल करते हैं। ओके, नमस्कार।